आइए दोस्तों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर दिया हूं। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल दिया गया है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी कि रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है, बस उन्हें ही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो रूसी क्रांति के प्रभाव, तो देखिए रूसी क्रांति के सबसे पहला प्रभाव को जानते हैं हम लोग। इस क्रांति के पश्चात, यानी कि रूस में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बाद जो है श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग, श्रमिक का मतलब देखिए यहाँ पर होता है मजदूर, काम करने वाला, और ये सर्वहारा वर्ग जो है इसका मतलब होता है समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान इत्यादि शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के पश्चात मजदूर और सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। रूस में किसका सत्ता सरकार स्थापित हो जाता है? श्रमिक वर्ग का और सर्वहारा वर्ग का। तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को क्या दिया था? इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, यह था पहला प्रभाव। चलिए दूसरा प्रभाव है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। रूस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद विश्व मतलब पूरा दुनिया जो है विचारधारा के स्तर पर, किसके स्तर पर? विचारधारा के स्तर पर दो भागों में विभाजित हो गया, मतलब दो खेमों में विभाजित हो गया। पहला साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। ठीक है, इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद जो है यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले, धर्म सुधार आंदोलन के बाद और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का बंटवारा विभाजन नहीं देखा गया था। ठीक है, यह रहा आपका दो प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे है, आगे तीसरा प्रभाव है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच, पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। किसका शुरुआत हुआ? शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और आगामी 4 दशकों तक, मतलब आने वाले 4 दशक तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही, शस्त्रों की होड़ चलती रही। ठीक है, यह था तीसरा कारण। चलिए चौथा कारण है, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में, रूसी क्रांति के बाद जो है आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, मतलब कि एक नया आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में, आगे पूंजीवादी देशों ने भी, यानी कि जिन जिन देशों के पास पूंजी अधिक था उन देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस तरह से स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रभाव को जानते हैं। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में, ये क्रांति यानी रूस की क्रांति जो है इस जब सफल हो जाता है तो सफल होने के बाद एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। उपनिवेशों से मुक्ति को भी क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने, सोवियत रूस का जो है साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को, एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया, वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है, यह रहा आपका रूसी क्रांति के प्रभाव। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, एक लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।